तो ये एन स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ था, कोई बच्चा इसको जनरल प्रूव करने की कोशिश करता तो वो कैसे करता? वो भी ऐसे ही करता, टी एन प्लस वन माइनस टी एन करता। तो टी एन प्लस वन माइनस टी एन क्या बनता? पहले तो एन ये वाला टर्म लिख लेते हैं, टी एन प्लस वन क्या बनता? तो ये बनता एन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स एन प्लस वन। और टी एन क्या बनता? तो ऑलरेडी लिखा हुआ है एन स्क्वायर प्लस 5n। तो ये आ जाता एन स्क्वायर प्लस वन प्लस 2n प्लस 5n प्लस 5 माइनस एन स्क्वायर माइनस 5n। तो इससे एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कट गया, 5n माइनस 5n कट गया, तो बच गया क्या? एक 2n और 5 प्लस 1 6। तो ये जो आंसर आया घटा करके, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, द आंसर इज डिपेंडेंट ऑन n। ये n पे डिपेंड कर रहा है, ये कांस्टेंट टर्म नहीं आया। अगर कांस्टेंट आ गया रहता, जैसे 5 6 10 50 ऐसा कुछ, तो हम बोलते ये एपी है, नहीं तो हम बोलेंगे कि ये एपी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि सिंस टी एन प्लस वन माइनस टी एन इज नॉट कॉन्स्टेंट, देयरफॉर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो पूरा वहां से कॉपी कर देते क्वेश्चन का पार्ट। मतलब कि द सीक्वेंस गिवन बाय द फॉर्मूला टी एन बराबर एन स्क्वायर प्लस 5 इज नॉट एन एपी। तो ऐसे करना भी सही है, गलत नहीं है। तो डिसप्रूव या तो तुम जनरल करो या तो एग्जांपल देके करो, दोनों चलेगा। मगर प्रूव करते वक्त जनरल प्रूफ ही करना पड़ेगा आपको। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि चूंकि हम अगले टॉपिक में एंटर कर जाएंगे अब थोड़ी ही देर में। जनरल प्रूफ मतलब अलजेब्रिक प्रूफ इन सेट थ्योरम। फिर क्लास 10th में भी करना है अलजेब्रिक प्रूफ इन रिलेशन एंड फंक्शन। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए अच्छे से। तो हम असल में बता रहे थे, ये वहां से इतनी सारी बात निकली और ये बताना जरूरी भी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हम ये बता रहे थे आपको कि अगर आप सिर्फ 7 के बारे में भी लिख दें कि 7 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 37, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक एग्जांपल आपने दे दिया, दोनों को देने की जरूरत भी नहीं है। एक एग्जांपल भी आपने दे दिया, एक नंबर को आपने बता दिया कि इसके ये इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हो गया, हमारा काम बन गया। ये एक्सप्लेनेशन सफिशियंट है इस चीज के लिए। मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स साबित हो गया, तो दोनों को आप लिखते हैं फिर भी सही, दोनों में से किसी एक को लिख देते हैं फिर भी सही। तो इतनी सारी बात जो मैंने बताई जनरल प्रूफ और डिसप्रूव करने के बारे में, ये आपको समझ में आया? या इसमें कुछ पूछना है आपको तो पूछिए मुझसे। सारे बच्चों को समझ में आया? नहीं बोल पा रहे हो तो चैट में मैसेज कर दो लिख के। और कुछ आ गया पूछना है सर। तो कुछ पूछना है तो वो भी लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम आपको ये वाला पीडीएफ भेज देते हैं, आप क्वेश्चन बनाइए, हम डाउट्स लेंगे अगले क्लास में इससे रिलेटेड। अब हम आते हैं थोड़ा सा अलजेब्रिक प्रूफ को मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। अलजेब्रिक प्रूफ क्या होगा और कैसे होगा, कैसे कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले तो अलजेब्रिक प्रूफ हो या कोई भी प्रूफ हो, अलजेब्रिक हो या मैथ में ज्योमेट्री का प्रूफ हो, सब में कुछ टर्म होता है जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एक्सियम, पोस्टुलेट, थ्योरम, लेमा, डेफिनेशन। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। 9 क्लास में आप पढ़ के आए हैं, एक बार फिर से जाकर के जो है बुक उठा करके खुद से देखने की कोशिश कीजिएगा। मैं तो बताऊंगा ही आपको, क्योंकि अभी मैं क्लास ओवर करने वाला हूँ 10 मिनट में, इसीलिए मैं बस इंट्रोड्यूस करके छोड़ रहा हूँ। तो जैसे मैथ में भी कोई थ्योरम प्रूव करने के लिए आता था आपको, जैसे आपने बीपीटी प्रूव किया होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या पाइथागोरस थ्योरम। तो थ्योरम प्रूव करने के लिए किस किस चीज का हम यूज कर रहे थे, याद करो आप। या तो एक्सियम का यूज करते थे, या तो किसी पोस्टुलेट का यूज करते थे,
या तो किसी पहले प्रूव किए गए थ्योरम को ही यूज करते थे किसी नए थ्योरम को प्रूव करने के लिए, या तो किसी डेफिनेशन का यूज करते थे, जैसे हमने ऊपर किया, डेफिनेशन का यूज किया हमने ऊपर, ऑड नंबर और इवन नंबर के डेफिनेशन का यूज किया। ठीक है, लेमा तो अलग चीज है, लेमा का यूज नहीं होता है, लेमा तो इनफैक्ट हम खुद प्रूव करते हैं। मतलब एक थ्योरम को प्रूव करके उससे दूसरा कोई प्यारा सा रिजल्ट निकल रहा हो तो उस रिजल्ट को लेमा बोला जाता है। ये सब मैं एग्जांपल दे दे के तुमको कल बताऊंगा, एक्सियम क्या होता है, पोस्टुलेट क्या होता है, थ्योरम क्या होता है, लेमा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। तो सेट थ्योरम में जो हमको जरूरत पड़ेगा, एक्सियम पोस्टुलेट का लेमा का जरूरत कम पड़ेगा, डेफिनेशन का जरूरत ज्यादा पड़ेगा। तो अब कौन सा डेफिनेशन, तो वो नहीं जो अब तक तुमको लिखवाए हैं हम। जैसे यूनियन का डेफिनेशन लिखवाए थे कि ए यूनियन बी उन एलिमेंट्स का सेट है जो ए में भी आते हैं या बी में आते हैं या ए और बी दोनों में आते हैं। ये तो हो गया लैंग्वेज में। अभी तक जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके लिए वो यूज होता था। जैसे हम ये वाला टॉपिक जब कल पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है। ए यूनियन बी बराबर सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट। यू पे ऐसे लाइन खींच देंगे। हम बोले थे तुम लोग को कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन के साइन में डिफरेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिख लेंगे यू को और दो ऐसे डैश खींच देंगे। जैसे ऐसा कोई बुक में नहीं लिखा हुआ है, बस ऐसे हम लोग कर लेते हैं। जैसे z और 2 में फर्क करने के लिए कभी ऐसे लिख दिया तो पता नहीं चलता है कि z लिखा या 2 लिखा, तो z लिख के मैं ऐसे काट देता हूँ। तो वैसे ही हम करेंगे। तो ए यूनियन बी का डेफिनेशन देखेंगे। ए यूनियन बी का डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x belongs to A और x belongs to B। ठीक है, वैसे ही A इंटरसेक्शन B का अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखवाऊंगा मैं अलग से, एक बार फिर से लिखवाऊंगा इन सबको, क्योंकि अब हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल। इसका डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट सच दैट x belongs to A एंड x belongs to B। वैसे ही A माइनस B का डेफिनेशन होता है सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंगिंग टू यूनिवर्सल सेट such that x belongs to A and x not belongs to B। वो सारा एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है जो A से बिलोंग कर रहा है मगर B से बिलोंग नहीं कर रहा है, यही तो होता है ना A माइनस बी। ठीक है, वैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन। तो ये हम इसमें 5-6 डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, और उन सब डेफिनेशंस को जो है ध्यान में रखेंगे और उन्हीं को यूज करके हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो मैं तो बस अभी इंट्रोड्यूस किया हूँ आपको ये टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, कल जो हम शुरू करेंगे उसमें क्या क्या बातें याद रखनी पड़ेंगी। पहली बात ये कि प्रूफ जनरल होगा। किसी चीज़ को कह दे कि प्रूव करो कि ये गलत है या कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसको प्रूव करने के लिए आप एक एग्जांपल दे दोगे, डैट विल बी सफिशिएंट। मगर प्रूफ करने के लिए जनरल प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ करने के लिए फिर हमने देखा सेकंड बात कि इन सारी चीज़ों का ज़रूरत होता है, एक्सियम का, पोस्टुलेट का, या किसी प्रीवियसली प्रूव थ्योरम का नए वाले थ्योरम को प्रूव करने के लिए, या डेफिनेशन का, या कभी कभी लेमा का भी यूज होता है। थ्योरम से जो लेमा निकला उस लेमा को यूज करके फिर एक नया थ्योरम प्रूव किया जाएगा। ठीक है, मगर सेट थ्योरम में मेनली डेफिनेशंस को यूज करके प्रूव किया जाएगा। तो घबराना नहीं है बिल्कुल, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इस वीक में ये टॉपिक इतना आपको क्लियर हो जाएगा कि आप खुद ब खुद इसके सारे क्वेश्चन बनाने लगिएगा। और मिला जुला करके इस पूरे टॉपिक में ही 32-34 क्वेश्चन बनता है, 32 से 35। तो वो सारे क्वेश्चन एक बार आप कर लेते हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको लगे जो आपसे एक बार में नहीं बना, उसको आप रिवाइज कर लेते हैं 1-2 दिन बाद, फिर 1-2 दिन बाद फिर से, और एग्जाम से पहले एक बार देख लेते हैं तो सफिशिएंट हो जाएगा, फिर कुछ छूटेगा नहीं इससे। वैसे ये भी ध्यान रहे कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, स्कूल के एग्जाम में तो नहीं आता है।
क्योंकि टीचर्स को पता होता है कि देंगे तो क्लास में 4-5 बच्चा बस करेगा 50 में से, तो फिर प्रिंसिपल बुला के पूछेगा कि बाकी बच्चों ने क्यों नहीं किया, तो वो क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि हम समझा नहीं पाए सही से, या ये बोलेंगे कि हमको खुद समझ में नहीं आता है तो बच्चों से कैसे होता। मगर अगर आपको मैथ सीखना है, चूंकि टेंथ कह रहा हूँ, 12th क्लास का जो पहला चैप्टर ही है वो अलजेब्रिक प्रूफ का है, रिलेशन एंड फंक्शन वाला। तो फिर वहां पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये सेट जो है रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक है, ये रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है। तो वो सब प्रूव करने के लिए जब तक आप सेट वाला ये प्रूफ नहीं किए रहेंगे नहीं हो पाएगा। और पहले क्या होता था कि टीचर्स क्या करते थे, तो क्योंकि उन टॉपिक्स से बोर्ड में क्वेश्चन नहीं आता था पहले, उससे, या फिर जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर है क्लास 12th में, उसमें एक टॉपिक है बेयास थ्योरम। तो हर साल, मतलब 12-14 साल से बेयास थ्योरम से क्वेश्चन आता था। तो बाकी सब टॉपिक टीचर्स छूते ही नहीं थे। मतलब इसके बाद जो टॉपिक है, जो प्रोबेबिलिटी के डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक है, जो स्टैट से मिलता जुलता है, वो सब टॉपिक पढ़ाते ही नहीं थे, क्योंकि एक तो ये टफ भी होता था, और दूसरा ये कि देखते थे कि क्वेश्चन ही बेयास थ्योरम से आ रहा है, छोड़ देते थे। एक साल सारा क्वेश्चन ही उठा के इससे दे दिया 6 नंबर का। तो अब तो 98% बच्चों का बोर्ड में दिमाग घूम गया। मतलब ऐसे बच्चे जो टीचर की बात को ही अल्टीमेट ट्रूथ मान रहे थे अपने, उनको, और वो भी देख रहे थे कि बेयास थ्योरम से हट के नहीं आ रहा है, ये सब करके नहीं गए थे, तो फंस गए सब। फिर पार्लियामेंट में बात गई तो पता चला कि बात ये निकल के आई है कि कुछ ग्रेस मार्क दे दिया जाए बच्चों को, और पास करा दिया जाए ग्रेस मार्क्स देके। तो ग्रेस मार्क पे हम क्यों डिपेंड करें, वो तो भीख है। भीख मांगना बहुत गंदी आदत है। ऐसा पेपर करना है कि देने वाला खुद सोच में पड़ जाए कि कहाँ काटा जाए। वैसे ही सेट में भी जो है, सॉरी, रिलेशन फंक्शन में भी जो है, कुछ टॉपिक थे जिनसे क्वेश्चन नहीं आता था। इवन ऑड फंक्शन यही सबसे ज्यादा आता था, तो टीचर छोड़ देते थे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के प्रूफ को, और वो उठा करके जो है, किस किस साल में दिया बता देता हूँ तुम्हें, 15 में, 16 में, 17 में, ये 3 साल में, 10th में, 12th में, दोनों में बहुत टफ क्वेश्चन आया। जैसे अब जब आप 10th का क्वेश्चन बना रहे होगे, प्रीवियस ईयर, जब 10th बोर्ड देने से पहले आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, तो आपने देखा होगा कि क्वाड्रेटिक का या एपी का बहुत ही टफ क्वेश्चन था 16 में। तो 15, 16, 17 में 3 साल बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिया, और इन सारे टॉपिक से दे दिया। तब तो फंस गए लोग, तो समझ में आ गया कि अब तो करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। तब फिर जो है कराना शुरू किया लोगों ने इसको। तो इसीलिए हमें इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, जैसे यूक्लिड लेमा वाला भी शुरू में मुश्किल लगा होगा। कहता था कि प्रूव करो कि कोई इवन नंबर जो है 5m+1 या 5m+3 के फॉर्मेट का होगा। तो आधे बच्चों को तो समझ में ही नहीं आता था कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या क्या बातें हिडन है। जैसे इस क्वेश्चन में ये हिडन है कि इवन नंबर 5m+2 या 5m+4 के फॉर्मेट का नहीं होगा। ठीक है। फिर अगर कोई बच्चा ये भी समझ जा रहा है तो वो क्वेश्चन को विजुअलाइज नहीं कर पाता था, बना भी लेता था रट रटा के, विजुअलाइज नहीं कर पाता था कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारा ऑड नंबर, मतलब जो 5m प्लस फॉर्मूला है, इससे तुम कुछ भी m की जगह वैल्यू डाल के निकालोगे, 1 डाल के निकालो, 2 डाल के निकालो, तो ऑड आ रहा है या इवन आ रहा है, वो चेक करना। ठीक है। ऐसे तो 5m+1 से ऑड इवन दोनों आ जा रहा है। क्या बोला जाए इसको, क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे क्वेश्चन हमें कहता था कि जो भी इवन नंबर के बारे में नहीं कहता था, 5 × 0 + 1 तो 1 होता है, 5 × 1 + 1 इवन बन जाएगा। एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं नहीं फ्रेम कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ, शायद फ्रेम हो जाए। 6m, हाँ 6m से करेंगे तब हो जाएगा। जैसे वो कहता था कि 6m+2 या 6m+4 के फॉर्मेट का इवन नंबर होगा। दुनिया का कोई भी इवन नंबर ले लो, इस फॉर्मेट का होगा।
या कहता था कि दुनिया का कोई भी ऑड नंबर ले लो, वो 6m+1, 6m+3 और 6m या 6m+5 के फॉर्मेट का होगा। ये प्रूव करने के लिए कहता था। तो बहुत सारे बच्चे तो उसको विजुअलाइज ही नहीं कर पाते थे कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बना लेते थे भले रट रटा के, उनको ये नहीं समझ में आता था कि इस फॉर्मूला में m की जगह कोई भी वैल्यू डालोगे तो इवन मिलेगा। ऐसे 0 डाल लो, 6 इंटू 0 0 आ गया, 1 डाल लो, 6 1 6 आ गया, 2 डाल लो 12 आ गया, 3 डाल लो 18 आ गया, 4 डाल लो 24 आ गया। इसमें भी डाल लो m की जगह कुछ भी तो इवन नंबर ही मिलेगा। 0 डाल लो तो 2 मिलेगा, ठीक है। 1 डाल लो तो 6 1 6 प्लस 2 8 मिलेगा, 2 डाल लो तो 12 प्लस 2 14 मिलेगा। वैसे ही इस वाले फॉर्मूले से इवन नंबर ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है। तो बच्चे यही नहीं विजुअलाइज कर पा रहे थे कि वो कहना क्या चाह रहा है। करवर तो देते थे रट रटा करके, 10-12 क्वेश्चन बना लेते थे। फिर वो कहता कि इस जितनी दुनिया का कोई भी ऑड नंबर हो वो इसके फॉर्मेट का होता है। तो पहला तो चीज है क्वेश्चन को विजुअलाइज करना कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। फिर ये सोचना कि जो हमने प्रूफ किया वो जनरल है भी या नहीं। क्या दुनिया जो हमने प्रूफ किया, क्या उस प्रूफ ने दुनिया के सारे नंबर्स को कवर किया या नहीं किया। और कवर कर भी लिया तो जो प्रूफ हुआ वो मतलब जो फाइनली हमने प्रूफ किया वो प्रूफ सही है या प्रूफ ही सही नहीं है। कुछ पूछ रहा था कुछ और आ गया कुछ और। तो ये तीनों चीजें जो जब तक मालूम ना हो, एक तो विजुअलाइज करना, ठीक है, दूसरा सही रास्ता अपनाना, तीसरा आंसर सही लाना या सही आंसर तक पहुंचना, तब तक फिर ऐसे क्वेश्चन को बनाने का फायदा नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जो बनाया था क्वेश्चन, जो इस बैच के बच्चे हैं उन लोगों ने अच्छे से विजुअलाइज करके बनाया था। क्योंकि 3 बच्चों को तो या 4 बच्चों को मैंने खुद से पढ़ाया था ये, और हर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के उसका मीनिंग समझाया था, और तब हमने उसका प्रूफ किया था और बताया था कि कैसे ये प्रूफ कंप्लीट है। समझ रहे हो बात को? तो वैसे ही हम कंप्लीट जनरल प्रूफ करेंगे ये सब का, कल की क्लास में हम शुरू करेंगे। आज का आपका काम ये है कि हम एग्जाम्पलर का आपको बुक भेज रहे हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अभी हम तुरंत बुक भेज कर ही उठेंगे अपने टेबल से। तो आप इसके ऊपर बेस क्वेश्चन जो है बनाइए। बहुत अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा क्वेश्चन मिलेगा इसमें। एनसीईआरटी की तरह नहीं कि बच्चा वाला क्वेश्चन जो है सारा दे दिया है, तो जिसको डेफिनेशन मालूम है वो कर ही ले। तो अभी मैं क्लास ओवर कर दे रहा हूँ, कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग। आज में जो मैंने पढ़ाया है उसके बाद कोई डाउट आ जाए डिस्कनेक्ट करने के बाद भी, तो मुझे मैसेज करके आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम पे। कल हम अलजेब्रिक प्रूफ में हाथ लगा देंगे। क्लास ओवर आज की।